राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। कल दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई देश में। पहला, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के झूठे आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने अपनी बात रखनी थी वो मात्र 20 मिनट में पूरी कर दी थी और उसके बाद उन्होंने सभी पत्रकारों के जवाब लिए, एक एक करके सबके जवाब प्रश्न लिए और उनका सबका जवाब दिया। एक एक बार में 5 पत्रकारों को उनसे प्रश्न लिए जा रहे थे, उनका जवाब दिया जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कल जिस अंदाज में, जिस तेवर में बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो बहुत ही इस पे महत्व देने की जरूरत है कि उन्होंने सरेआम जो है चेतावनी दी, सख्त शब्दों में धमकाया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर या तो हलफनामा आएगा और नहीं तो देश से माफी मांगनी पड़ेगी। यदि एक हफ्ते के अंदर हलफनामा, एफिडेविट नहीं आया राहुल गांधी की तरफ से, तो मान लिया जाएगा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्या वाकई हलफनामा देंगे या देश से माफी मांगेंगे? और अगर हलफनामा नहीं देंगे और देश से माफी नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? तो मेरा तो सब सीधा सा एक आकलन है, राहुल गांधी है एक नंबर के थेथर। वो न तो कोई हलफनामा देंगे, न देश से कोई माफी मांगेंगे, बल्कि लगातार ये झूठ बोलते जाएंगे। उनको आप कितने भी तथ्य दीजिए, कितनी भी सच्चाई बताइए, कितने भी आप फैक्ट्स उनके सामने रखिए, वो नहीं मानेंगे। थेथर आदमी, भोजपुरी में एक वर्ड है थेथर। थेथर इतना जटिल शब्द है कि आज तक इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पाया कि थेथरई कहते किसे हैं, कौन होता है थेथर। थेथर आदमी वो होता है जो दिन में 12 बजे ये कहता है कि ये इस वक्त घुप अंधेरा है। अब आप उसको लाख समझा दीजिए, लाख प्रूफ दीजिए कि नहीं देखो वो सूरज चमक रहा है, कितना तेज गर्मी है, धूप है, कितनी रोशनी है, वो मानेगा ही नहीं। मनवा के देख लो। इसको कहते हैं थेथर, जो अपनी बात पर अड़ा रहेगा और झूठ बोलता रहेगा, सफेद झूठ बोलता रहेगा, मन पे नहीं करेगा। मनवा लीजिए आप। तो राहुल गांधी उस दर्जे का थेथर है। कहता है वो महादेवपुरा में 1,250,000 वोट जो है फर्जी था, वोट चोरी हो गया। लोगों ने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दिया था। वो जितने लोग थे वो कहते थे कि इसने 2 जगह वोट दिया, उसने कहा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल 2 जगह वोट नहीं दिया। कल ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वो हमारा डेटा था ही नहीं जिसका वो जिक्र कर रहा था, झूठ बोल रहा था। वो जो महिला थी एक 70 वर्षीय, जिन्होंने 2 बार वोट दिया, वो कहते नहीं, झूठी पर्ची थी वो, उस पर इलेक्शन कमीशन, वो जो अधिकारी होता है बूथ पे, उसका सिग्नेचर था ही नहीं, ऐसी कोई पर्ची थी नहीं, उन्होंने, उस महिला ने 2 जगह वोट दिया ही नहीं। कर लो आप क्या करो। वो एक और लड़का है डांग, उसका बयान आ गया, कहता जी मैंने अपना वोट बनाने के लिए अप्लाई किया, तो ऑनलाइन में अप्लाई कर रहा था, नहीं बना, कोई उसमें ऑब्जेक्शन रेज हो रहा था। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, फिर नहीं बना, दोबारा अप्लाई किया, फिर नहीं बना, चौथी बार अप्लाई किया तो बन गया। बन गया, थोड़ी देर बाद देखना वो जो पिछले बार 3 बार अप्लाई किया था वो भी बन गए, 4 बार 4 जगह वोट बन गया। जब बन गया तो फिर मैंने कहा जी ये तो 4 बन गए, अब इसको कैंसिल करो। तो कहते मैंने कैंसिल करने का रिक्वेस्ट डाल दी, मेरी ड्यूटी खत्म, मैंने 4 जगह वोट नहीं दिया, मैंने एक ही जगह वोट दिया। तो आखिर ये वोट की चोरी कैसे हो गई, आप मुझे ये बताइए। आदित्य कुमार श्रीवास्तव वो कहता है कि जी मैं पहले लखनऊ में रहता था,
तो मैंने लखनऊ में अपना वोट बनवाया, फिर मैं महाराष्ट्र मेरी नौकरी लग गई, तो फिर मैंने महाराष्ट्र में बनवा लिया, लखनऊ का नाम कट गया। फिर महाराष्ट्र से मैं कर्नाटक चला गया, मेरी वहां जॉब लग गई, तो कहते फिर मैंने वहां वोट बनवा लिया। एकदम नॉर्मल बात है, ऐसे ही बनते हैं वोट। अब इन्होंने वो तीनों जहां जहां बना था वहां का रिकॉर्ड निकलवा लिया, बोले इसके तो 3 वोट है। नहीं है, उसका वोट सिर्फ कर्नाटक में है, बेंगलुरु में, महादेवपुरा में। इसके अलावा पीछे जो भी महाराष्ट्र और लखनऊ में थे वो कट चुके हैं नाम। पर नहीं, कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को आप झूठ बोलने से कैसे रोक लो? रोक के दिखा दो। वो कहता है ये आदमी लखनऊ में भी वोट डालता है, ये आदमी महाराष्ट्र में भी डालता है, यहां पर नहीं डाला। कहता है मैंने सिर्फ कर्नाटक में वोट डाला है। जब आज से 10 साल पहले जब लखनऊ रहता था, वहां का वोटर था, तब वहां वोट डाला था। इस चुनाव में मैंने सिर्फ 1 वोट डाला है महादेवपुरा में। पर नहीं, राहुल गांधी को कहना है चोरी हो गई वोट। अब आप तर्क से मना लीजिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहता है कि किसी का मकान नंबर 0 कैसे हो सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एकदम क्लियर कट बता दिया, और इसको बच्चा बच्चा जानता है। ज्ञानेश कुमार को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश में लाखों नहीं करोड़ों ऐसे वोटर हैं जिनके मकान नाम के आगे मकान नंबर नहीं दर्ज है। गांव में एक सामान्य बात होती है, पर राहुल गांधी को आप समझा लो यार। जिस आदमी को किसी चीज की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, एबीसी भी जो नहीं जानता, आप उसको कैसे समझा लोगे कोई बात? राहुल गांधी को इस बात का पता ही नहीं है, या वो जानना नहीं चाहता, या वो सब जानता है, जानबूझ के देश को कुछ बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है। या हाउस नंबर 0 कैसे हो सकता है? अबे होता है। जिन लोग गांव में हाउस नंबर्स नहीं है, आज भी नहीं है, मैं तो एक बात कहता होता हूं कि जो जितना गुमनाम आदमी होता है उसका एड्रेस उतना ही लंबा होता है। आप पुणे में किसी को चिट्ठी भेज के देखिए, उसका एड्रेस कम से कम 7, 8 या 9 लाइन का होगा। मैंने काम किया ही है। मैंने एक बुक लिखी थी, वो बुक्स में जब भेजता था तो मुंबई और पुणे और ऐसे बेंगलुरु जैसे एड्रेसेस बहुत लंबे होते थे। और गांव में आप किसी को चिट्ठी भेजिए, मेरे एक दोस्त हैं राजेश कुमार, दरियापुर, दिल्ली, बस 3 शब्द, राजेश कुमार, गांव दरियापुर, दिल्ली। अगर बहुत हो तो दिल्ली में दिल्ली 11 या जो पिन कोड होता है वो भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली 11, दिल्ली 7, बस 3 लाइन का एड्रेस दीजिए, घर चिट्ठी पहुंच जाएगी। क्योंकि गांव में बच्चा बच्चा एक दूसरे को जानता है, पूछ लेगा भाई राजेश कुमार कौन है, पहुंच गई चिट्ठी। पुणे में तो पड़ोसी नहीं जानता आपको। इसलिए गांव में मकान नंबर नहीं होते, गांव का नाम भर लिख देने से चिट्ठी पहुंच जाती है। इसलिए गांव में जिसके पास मकान नंबर नहीं है, और बहुत सारे लोग होमलेस होते हैं भाई, बहुत से लोगों का पक्का ठिकाना नहीं होता है। वो जब अपना वोट बनवाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने अपने देश के नागरिकों को ये सुविधा दी है कि अगर तुम्हारा पक्का एड्रेस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वोट तुम डालोगे, वो तुम्हारा अधिकार है। तो हाउस नंबर बोला टेम्पररी हाउस नंबर दे दो, वो टेम्पररी हाउस नंबर 0 के रूप में दर्ज हो जाता है। और एक तीसरे बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। मेरा नाम अजीत सिंह है, इस अजीत सिंह और एज मान लीजिए मेरी 60 वर्ष है, इसके बाद कोई भी फैक्ट अगर गलत है परंतु मैं वोट दे रहा हूं तो मेरा वो वोट वैलिड है। उस वोटर लिस्ट में और क्या विसंगतियां हैं मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे वोट को आप चोरी का वोट कैसे बोल देंगे? मेरे मकान के आगे हाउस नंबर नहीं है, या जिस हाउस नंबर पे मेरा नाम दर्ज है उस नंबर पे 80 और लोगों के नाम दर्ज है, इससे मेरा वोट गलत कैसे हो गया? मेरे वोट को आप वोट चोरी कैसे बोल देंगे?
तो मैंने कहा ना, राहुल गांधी को इस देश की जो जमीनी हकीकतें हैं, जमीनी हालात हैं, जो बेसिक्स हैं, वो पता ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसे झूठे आरोप लगा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा एक सवाल जो लोग ये पूछ रहे हैं कि इसके इन आरोपों का इस देश में कोई फर्क भी पड़ रहा है? वो वोट अधिकार रैली कर रहा है बिहार में। मैंने कहा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया सब जानती है, गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि वोट क्या होता है और वोट चोरी कैसे होता है। जिस दिन कांग्रेस की वोट चोरी के कच्चे चिट्ठे लोग खोल रहे हैं, इसी बहाने कांग्रेस ने आज तक वो 1929 से शुरू कर दी है, जब इन्होंने सरदार पटेल का वोट चुराया था इन कांग्रेसियों ने, तब से लेकर, और कैसे बी आर अम्बेडकर जी को हराया गया था और कैसे मौलाना अब्दुल कलाम को जिताया गया था रामपुर से, वो सारे कच्चे चिट्ठे निकल के आ रहे हैं। कैसे कैसे वोट चोरी, देश के पहले ही चुनाव में नेहरू ने जो इलेक्शन जीता था वो जबरदस्त वोट चोरी से जीता था, किसी को वोट डालने ही नहीं दिया था। ये तो फैक्ट साहब ने कहा, अनुपम मिश्रा जी ने अपने घूमता आईना में ये बहुत डिटेल से बताया है कि देश के पहले इलेक्शन में जबरदस्त वोट कैप्चरिंग हुई थी, पुलिस से जबरदस्ती वोट डलवाया गया था, किसी को घुसने नहीं दिया गया था बूथों में। तो देश के वोट चोर, कल वो चारा चोर जो है सासाराम में बोल रहा था, देश से चोरों को भगाइए। अरे तुमसे बड़ा चोर कौन होगा बे, चारा चोर? तुम कह रहे हो बिहार की जनता को देश से चोरों को भगाइए, सब लोगों ने चारा चोर चारा चोर चारा चोर, जमानत पे छूटा हुआ, पैरोल पे छूटा हुआ चारा चोर, लोगों को आज बता रहा है कि चोर कौन है। तो बात यह है कि सवाल था कि आखिर अगर राहुल गांधी हलफनामा नहीं देंगे और देश से माफी नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? क्या मांगेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगेंगे, बल्कि इस थोथरई को लगातार कंटिन्यू करेंगे। तो अब चुनाव आयोग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। हालांकि पावर्स हैं चुनाव आयोग के पास, पर उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को भी नोटिस दे दे, कांग्रेस पार्टी को भी नोटिस देके कहे कि अगर तुम तुरंत हलफनामा नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी मान्यता एज ए पॉलिटिकल पार्टी रद्द की जाती है, या तुम्हारा चुनाव चिन्ह जो है रद्द किया जाता है। इस प्रकार का है, पेनोटिव एक्शंस ले सकते हैं, पर नहीं लेंगे। वो भी सिर्फ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लोगों के सामने राहुल गांधी को जलील कर दिया, पर वो जलील होगा नहीं। भाई शर्म किसको आती है? जिस आदमी ने पूरे कपड़े पहने हो ना, उसको भरी सभा में आप टी शर्ट उतारना तो बड़ी दूर की बात है। एक आदमी ने पूरे कपड़े पहने हैं, उसको बोलिएगा आप टी शर्ट अपना पेट दिखा दो, वो नहीं दिखाएगा, उसको शर्म आएगी, क्योंकि उसने पूरा शरीर ढका हुआ है। अब मैं इस प्रकार से रहता हूं तो मेरा आधा शरीर दिखता है, मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरा आधा शरीर वैसे ही दिख रहा है। पर जो नंगा है उसको किस बात की शर्म? नागा बाबा जी लोग होते हैं, उनको कोई शर्म होती है ना? नंगे का आप क्या उतार लेंगे? तो राहुल गांधी उसका क्या उतार लेंगे? उसको कैसे, राहुल गांधी को कैसे आप शर्म दिला देंगे? ऐ शर्म आनी चाहिए आपको, कैसे आ जाएगी? जो आदमी रोज माफिया मांगता फिरता है यार, जो आदमी जिसका पूरा खानदान जमानत पे है और वो दुनिया को चोर बोलता फिर रहा है, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल करप्शन, आर्थिक गबन घोटाले में जिस आदमी का पूरा परिवार जमानत पे है चल रहा, वो दुनिया को चोर बोल रहा है। जो विभिन्न अदालतों में रोज माफी मांगता है, वो सावरकर जी को जो है माफी वीर बोलता है। अब ऐसे थेथर आदमी को आप कैसे शर्म दिला लोगे? नो, राहुल गांधी को बिल्कुल शर्म नहीं, और आज तक कभी आई है शर्म? इससे पहले इसने इतने झूठे आरोप लगाए, अरे चौकीदार चोर है, राफेल का पुतला लेके पूरे देश में घूमते थे, क्या हुआ? अच्छा, इन मूर्खों को ये, भाई सबसे पहली बात देखिए, बेसिक एक चीज जान लीजिए, पॉलिटिकल पार्टियां ये सब कुछ करती हैं, ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, सारे हथकंडे अपनाती हैं,
फाइनल रिजल्ट क्या देखा जाता है? अरे 2-4 वोट बढ़ा, 2-4 सीट जीते, तो पब्लिक ने तुम्हारे आरोपों पे ध्यान दिया। अगर नहीं दिया तो फिर चिल्लाते रहो, रोते रहो। राहुल गांधी वो आदमी है जो अपनी पार्टी को इस स्तर पे ले आया है कि आज अपना खुद के वोट से 40 सीट नहीं आएगी। ये जो 99 सीट दिखाई दे रही है ना, इसमें से 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि सहयोगी दलों के वोट के कारण आई हैं। अपने बल पे चुनाव लड़ना होगा तो 40 क्या, मुझे तो लगता है 25 का आंकड़ा रह जाएगा, 25 सीट का। तो जो आदमी अपनी पार्टी को 410 सीट से 25 सीट पे ला चुका है, उसको आप शर्म की उम्मीद करते हैं? नहीं नहीं, उसको कोई शर्म नहीं आएगी। जिस आदमी की पार्टी 99 सीट जीत के ऐसे बिहेव करती है जैसे बहुत बड़ा जंग जीत ली हो, जीत लिया हो चुनाव, इन्हीं की सरकार बनने जा रही, इतने खुश हो रहे थे सब, उनसे आप शर्म की उम्मीद करते हैं? कोई शर्म नहीं। ये इसी तरह थेथराई करता रहेगा। कब तक? जब तक कि 2-4 चुनाव और नहीं हार जाता। बिहार चुनाव तक तो ये थेथराई ऐसे ही चलेगी और देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या है? बिहार चुनाव के हारने के बाद लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सबसे पहले तो अपनी बहन, जो बहन है ना घर में, उसका कैसे सामना करूंगा? बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम क्या करें, तो वोट चुरा लिया मोदी ज्ञानेश कुमार के साथ मिलके, मैं तो इसलिए हार गया। 100 से ज्यादा वोट चुनाव आज तक हार चुका है। सब मोदी चुरा लिया था, मैं तो जीता था। ये तो वो हो गया। हमारे यहाँ, हमारे पड़ोस में ना एक बाबू साहब हैं, वो सो कॉल्ड बहुत इंटेलिजेंट थे। खैर वो मुझे अब पता चला है कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में या हमारे खानदान में या हमारे गांव गिराव में इंटेलिजेंट जो 45% नंबर लेने वाला हो जाता था ना, उसी को प्रचार ऐसे किया जाता था कि बहुत तेज लड़का है। असल में वो 45% होते थे। तो उनको पढ़ने के लिए पहले यूपी कॉलेज भेजा गया, यूपी कॉलेज से चले गए वो पीसीएस की तैयारी करने, आईएएस बनने के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज। 10-12 साल रहे। उसके बाद जो होना था वही हुआ। 12 साल बाद घर आ गए वापस। तो सब उनसे जब पूछते थे लोग कि कहो भैया का भयल, बोले अरे हम तो इंटरव्यू निकाल लिए थे, पैसा मांगने लगा सब, बहुत करप्शन है, करप्शन के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि उनकी औकात इतनी भी नहीं थी कि वो कभी कोई ग्रुप डी की भी परीक्षा निकाल पाते। बनने चले थे आईएएस, वो बोलते थे हमारा तो सिलेक्शन हो गया था, हम तो एसडीएम बन गया होता, पैसा मांग रहा था सब, इसलिए हमारा नहीं हुआ, आ गए। आजकल धान की रोपनी करवाते हैं। तो राहुल गांधी 100 चुनाव हार चुका है, पर अपनी मम्मी से और अपनी बहन से पता है क्या बोलता हुआ? अरे हम तो जीत गया था, सब ईवीएम में घोटाला कर दिया मुदिया, हम तो जीत गया था, वोट चुरा लिया सब। अच्छा, वोटर सब जानता है, इसके कार्यकर्ता भी सब जानते हैं। अभी ये हरियाणा के चुनाव हारे हैं, मेरे हरियाणा के मित्रों से रोज बात होती है, एक भी आदमी ये नहीं कहता कि कहीं कोई गड़बड़ थी। वो सब कहते नहीं हारे हैं जी। और हारे क्या है? बीजेपी ने हराया है, दांव हो रहा है, कायदे से हराया है। बीजेपी की राजनीति ऐसी थी, बीजेपी के मुद्दे इतने जबरदस्त थे कि हम उनका मुकाबला ही नहीं कर पाए। बीजेपी ने सारा समाज जो है, हुड्डा की सरकार आ गई, चोरों की सरकार आ गई, लुटेरों की सरकार आ गई, ये फैक्ट एस्टैब्लिश कर दिया, चुनाव जीत गए। जबकि एक बिल्कुल सच है कि कभी 70 सीट पे आ गई थी हरियाणा में कांग्रेस, हरा दी। इसे कहते हैं चुनाव लड़ना और जीतना। जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो पब्लिक को वाकई टच करते हैं। लेटेस्ट इंसिडेंट ले लीजिए, तुम वोट चोरी चिल्लाते रहे, हिंदुस्तान का एक आदमी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ, तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। निरीह बेजुबान
बेचारे सड़क के कुत्तों के लिए पूरा हिंदुस्तान सड़क पे उतर आया है। क्यों? क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता उस मुद्दे से कनेक्ट कर रही है। मेरे जैसा एक अदना आदमी भी कुत्ते दिल्ली के उठाए जा रहे हैं, कष्ट हमें यहां बैठ के हो रहा है। अरे ये गलत हो रहा है यार, इन बेचारों की क्या गलती है, क्यों इनको जेल में बंद कर रहे हैं? पूरे देश का पशु प्रेमी जो है वो उद्वेलित है कि नहीं नहीं नहीं, इतने प्यारे जीव हैं। तो राहुल जी, वो मुद्दे उठाइए जो कि देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो कनेक्ट करते हैं पब्लिक से। आपने आज तक पिछले 11 साल में एक भी मुद्दा आप नहीं ढूंढ पाए हैं मोदी के खिलाफ जिससे आप उसकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। इसलिए आप ये वोट चोरी जैसे झूठे फर्जी मुद्दे उठाते हैं जिनका समाज में कोई इंपैक्ट नहीं होता, इसलिए आप चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। अगला भी हारेंगे, आगे भी हारेंगे। पर इस बार आपने एक काम अच्छा किया है, चुनाव हारने के बाद बहाना क्या बनाना है ये पहले से तैयार रखा है। चुनाव तो आपको हारना ही है। और सबसे बड़ी विडंबना, कल मैंने देखा कि चारा चोर और उसके मूर्ख बेटे ने आपके जैसे लूजर को कमांड दे रखी थी। सासाराम में सारी कमांड आपके हाथ में थी। इससे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर क्या होगा, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करता हूं कि तेजस्वी और लालू जैसा श्रूड पॉलिटिशियन आपकी लीडरशिप में बिहार का चुनाव लड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।